हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को शुरू किया था। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है कि आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा एक कंट्रोल्ड वातावरण में किसी सजीव के ओरिजिनल डीएनए में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो ये टेक्निक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है और इससे बनने वाला डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। रिकॉम्बिनेंट मीन्स रिकम्बाइन करना, डीएनए सेगमेंट में डिजायर्ड या टारगेट जीन्स का इंसर्शन करना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो इसके कुछ मैंने टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ाई थी। तो टूल्स एंड टेक्निक्स में used in RDNA टेक्नोलॉजी। सो टूल्स एंड टेक्निक्स में हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था। फर्स्ट था डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को और किस नाम से जाना जाता है? फॉरेन जीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिजायर्ड जीन, टारगेट जीन, फॉरेन जीन सब एक ही चीज़ है। ठीक है, फिर देखो सेकंड क्या था? सिलेक्शन। तो टूल्स में क्या क्या था? फर्स्ट डिजायर्ड जीन या टारगेट जीन। सेकंड हमने पढ़ा था डीएनए क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो सेकंड हमने पहले तो डिजायर्ड जीन पढ़ा था, फिर हमने पढ़ी थी डीएनए क्लोनिंग वेक्टर्स। थर्ड पढ़ा था हमने प्लांट वेक्टर्स। फोर्थ पढ़ा था हमने लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। फिफ्थ था यहाँ पे कॉम्पोनेंट होस्ट। सो मेनली वैसे तो बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स RDNA टेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती है, लेकिन जो ये मोस्ट टेक्निक्स है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ जो आपकी RDNA टेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए मैंने इससे पहले वाली क्लास में बता ही दिया था, तो वो भी एक टेक्निक ही है इसमें यूज़ आने वाली। सो लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था कि प्लांट वायरस। तो एग्रोबैक्टीरियम की जो दो स्पीसीज थी, राइजिन्स और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, ये दो स्पीसीज थी जिनसे हम वेक्टर्स को आइसोलेट करते हैं। तो उनमें वेक्टर्स आइसोलेट करेंगे तो वेक्टर्स को किस नाम से जाना जाता है? TI प्लाज्मिड। और सेकंड को किस नाम से जाना जाता है? RI प्लाज्मिड। तो ये क्या है? ये नेचुरल वेक्टर्स कहलाते हैं जो बैक्टीरिया की स्पीसीज से प्राप्त होते हैं। अब देखो लाइगेशन ऑफ फॉरेन जीन एंड वेक्टर डीएनए। तो इस वाले टूल या टेक्निक में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले डिजायर्ड डीएनए का सिलेक्शन कर लेते हैं और डिजायर्ड वेक्टर का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें दो चीज़ें की जाएगी, एक तो डीएनए का सिलेक्शन होगा, सेकंड थिंग क्या, इसमें वेक्टर का सिलेक्शन होगा। फिर क्या करते हैं कि जो डिजायर्ड या टारगेट डीएनए होता है उस टारगेट डीएनए और वेक्टर को दोनों को सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित करते हैं या ट्रीट करते हैं। तो इस पॉइंट में क्या आएगा कि फॉरेन डीएनए
और वेक्टर दोनों को सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने से क्या होता है कि उनके जो खंड होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे इसमें कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो वेक्टर और टारगेट डीएनए को एक स्पेसिफिक स्थल को पहचान कर ही काटते हैं। तो इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर और टारगेट डीएनए को काटने के लिए ई कोरी एंड हिंड थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ लेते हैं। ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक साइट्स को पहचान के उस टारगेट डीएनए और उस वेक्टर को काटते हैं। तो अगर हम वेक्टर के रूप में पीयूसी यहाँ पे यूज़ ले रहे हैं तो पीयूसी एक वेक्टर होता है। तो इस पीयूसी को हम अगर यहाँ पे यूज़ ले रहे हैं तो उसको उस एंजाइम की स्पेसिफिक साइट्स को ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानेंगे और काट कर अलग कर देंगे। फिर क्या होता है लाइगेशन की प्रोसेस में कि मैंने बताया था आपको कि इसमें कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स यूज़ लिए जाते हैं, जैसे कि T4 लाइगेज एंजाइम। तो ये जो T4 लाइगेज एंजाइम होता है ये क्या करेगा कि इस फॉरेन जीन को जो कहाँ से प्राप्त हुई, टारगेट डीएनए से, तो जो टारगेट डीएनए से वांछित गुणों जीन प्राप्त हुई जो किससे प्राप्त हुई थी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के काटने से। तो उस फॉरेन जीन को वेक्टर के साथ जोड़ने का कार्य करता है। एक ग्लू की तरह ये T4 लाइगेज एंजाइम कार्य करेगा और उस वेक्टर के डीएनए से उस टारगेट जीन को या फॉरेन जीन को जोड़ने का कार्य करता है। फिर आता है कॉम्पिटेंट होस्ट या उपयुक्त होस्ट। इस टूल में या इस टेक्निक में क्या होगा वो देखो आप कि कोई भी वेक्टर किसी होस्ट में प्रवेश करता है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, या एक स्पेसिफिक वेक्टर में वो सभी गुण होने चाहिए कि वो आसानी से किसी होस्ट में प्रवेश हो जाए। तो ये कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आसानी से होस्ट सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए युक्त वेक्टर होता है उसे उस होस्ट सेल के साथ एक पात्र में रखा जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे CaCl2 से ट्रीट करते हैं। CaCl2 से 120 सेकंड तक ट्रीट करने के बाद में 45 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक देते हैं। और जब ये हीट शॉक देते हैं तो जो होस्ट की जो वॉल होती है वो छिद्रित हो जाती है, पोरस हो जाती है, और ये जो ई कोलाई होता है या मैं यूँ कहूँ ये जो वेक्टर होता है वो इसमें आसानी से प्रवेश कर जाता है और इस तरह इस सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो सेल बनी होस्ट की सेल जिसमें इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए युक्त वेक्टर का प्रवेश हो गया, तो ये सेल्स कौन सी हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स या ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट का यहाँ पे निर्माण हो गया। तो ये तो ही इसके टूल्स एंड टेक्निक्स की बात। अब बात करते हैं हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ पद होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं जिनका यूज इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी में होता है। स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। किसी भी प्रोसेस को करने के लिए कुछ इनिशियल चीज़ें होती हैं जो करना ज़रूरी होती हैं। जैसे कि कोई प्लांट हम उगा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है उसको ढूंढेंगे, ठीक है।
प्लांट का सिलेक्शन करेगा कि किस सीज़न में कौन सा प्लांट हमें लगाना है। उसके बाद में हम गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं। तो इसी टाइप से इस rDNA टेक्नोलॉजी के भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो क्या क्या है? फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड DNA selection and isolation of desired or target gene। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होगा, ये आप पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या करेंगे कि जो डिज़ायर्ड जीन होती है जिसे हम फॉरेन जीन कहते हैं, उसका सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे कि जो डिज़ायर्ड डीएनए होता है उस डिज़ायर्ड डीएनए में से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से उस साइट को पहचानेंगे जो साइट डिज़ायर्ड गुणों युक्त है, या उस सीक्वेंस को पहचानेंगे उस सीक्वेंस में वो वांछित गुणों युक्त जीन उपस्थित है। इस वांछित गुणों युक्त जीन को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उस डीएनए सीक्वेंस में से पहचान लिया जाता है। और ये जो वांछित गुणों युक्त जीन होती है इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड तक। ठीक है, तो उस टारगेट जीन सीक्वेंस को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से पहचान लिया जाता है और स्पेसिफिक साइट से पहचान के उसे काट कर अलग कर लिया जाता है। तो वांछित डीएनए से प्राप्त होने वाली जीन वांछित जीन, डिजायर्ड जीन, फॉरेन जीन या टारगेट जीन कहलाएगी। तो इस तरह से इसका सिलेक्शन होता है और इसका आइसोलेशन हो गया, काटने से ये जीन अलग हो गई। ठीक है, तो इस प्रोसेस में तो ये होता है। फिर होता है एक थिंग और कि जिस वेक्टर का हम सिलेक्शन कर रहे हैं इस टारगेट जीन के इंसर्शन या निवेशन के लिए उस वेक्टर को और उस टारगेट जीन को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है लाइगेशन ऑफ फॉरेन जीन एंड वेक्टर डीएनए। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि सबसे पहले उस डिजायर्ड जीन को हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा और इस तरफ क्या किया, वेक्टर को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा और T4 लाइगेज एंजाइम की हेल्प से उन्हें जोड़ दिया और उनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जाके वो जुड़ गई। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसका प्रवेश करवाया जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ वेक्टर विद rDNA इनटू होस्ट। तो होस्ट यहाँ पे हम क्या यूज ले रहे हैं, बैक्टीरियल सेल। और जब हम बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं तो सबसे फेवरेबल कौन सी सेल होगी यहाँ पे, ई कोलाई की सेल्स। तो देखो ट्रांसफर ऑफ वेक्टर विद rDNA इनटू होस्ट सेल। तो इस हेडिंग से आपको पता चल रहा है कि जो rDNA युक्त प्लाज्मिड होता है या वेक्टर होता है, वेक्टर को मैं यहाँ प्लाज्मिड भी बोल रही हूँ, तो उसका
होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड से 120 सेकंड के लिए उपचारित करने के बाद में 45 डिग्री सेल्सियस पे उसका इलेक्ट्रोपोरेशन करवाया जाता है, अर्थात उसे हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक देने से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया की वॉल होती है वो छिद्रित हो जाती है और उसमें आसानी से ये rDNA युक्त प्लाज्मिड उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जो सेल बनी उसे ट्रांसफॉर्म सेल कहती हैं और जिस बैक्टीरियल सेल का यहाँ उपयोग हो रहा है वो इकोलाई है और इसे होस्ट सेल भी कहते हैं। होस्ट सेल की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए कि इस होस्ट सेल में ऐसे कोई भी एंजाइम नहीं होने चाहिए जो डीएनए का पाचन कर सके और उसमें ऐसे भी कोई जीन्स नहीं होनी चाहिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के रेप्लिकेशन पे रोक लगाए, इसकी ये खासियत होनी चाहिए। फिर देखो अब होता है इसकी क्लोनिंग कि ट्रांसफॉर्म सेल बन गई, इट मीन्स उसमें ट्रांसफ़र हो गया किसका, वेक्टर का, जो rDNA युक्त वेक्टर था उसका होस्ट सेल में ट्रांसफ़र हो गया। अब क्या होगा इसमें क्लोनिंग। क्लोनिंग कैसे हो गई कि जो बैक्टीरियल सेल होती है, जिन बैक्टीरियल सेल को हमने ट्रांसफॉर्म किया था उस ट्रांसफॉर्म सेल्स को कल्चर मीडियम पे हम ग्रो करवाते हैं। कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाएंगे तो इसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त होगी। तो क्लोनिंग या मल्टीप्लिकेशन, इस पद को हम, इस स्टेप को हम क्लोनिंग या मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। मीन्स उसमें गुणन हो रहा है। कैसे होगा कि जब हम इन ट्रांसफॉर्म सेल्स को कल्चर मीडियम पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या होगी, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगी। इकोलाई अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगी और इकोलाई में उपस्थित जो वेक्टर होता है प्लाज्मिड वो भी अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा और जब वो वेक्टर ही मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा तो उसमें उपस्थित टारगेट या फॉरेन जीन भी अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगी और मल्टीपल कॉपीज़ बनाने से उसमें उसकी संख्या में वृद्धि या गुणन होगी और उसकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो जब हम फॉरेन जीन का सिलेक्शन कर रहे होते हैं तब एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में वांछित गुणों युक्त डीएनए का निर्माण होता है, लेकिन जीन कौन सी टारगेट जीन होनी चाहिए जिसमें खुद के एक्सप्रेशन की क्षमता हो। इट मीन्स वो खुद का ट्रांसक्रिप्शन कर सके। ट्रांसक्रिप्शन करने वाली जीन को ही यहाँ एज अ टारगेट जीन यूज़ में लेते हैं और जो टारगेट जीन यूज़ लेते हैं वो किसका निर्माण करेगी, एमआरएनए का निर्माण करेगी। एमआरएनए से सीडीएनए का निर्माण करेगी और सीडीएनए से बाद में सी लाइब्रेरी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह इसमें ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। अब जब उसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त हो गई, लास्ट क्या होता है, पद सिलेक्शन। तो जिस वांछित गुणों युक्त जीन का हम रेप्लिकेशन करवा रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज करवा रहे हैं, उस वांछित गुणों युक्त वेक्टर या जीन की वहाँ पे मल्टीपल कॉपीज हो गई तो उन वेक्टर्स को वहाँ से ई कोलाई सेल से पृथक कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं जिनमें वो वांछित जीन का गुणन हो गया हो। फिर उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के उन जीन्स से सीडीएनए लाइब्रेरी बना ली जाती है और आगे जाके अदर सेल्स को ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया जाता है। मीन्स जो जीन हुई उसे अदर सेल्स के साथ इंजेक्ट करवा के, जैसे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने या ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने में उसको यूज़ ले लिया जाता है और इस तरह आपके आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इसको मैं एक कॉमन डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देती हूँ जिसकी हेल्प से आपका ये पूरा पढ़ाया हुआ रिवाइज हो जाएगा। देखो ये है यहाँ पे ये है एक वेक्टर और ये है इसके स्पेसिफिक साइट्स। अब देखो ये है यहाँ पे टारगेट डीएनए, ये है वेक्टर, ये है टारगेट डीएनए। अब क्या करेंगे कि
इन्हें ट्रीट विद सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जब मैंने कहा कि ये दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेगा तो ये क्या करेगा, तो इसने क्या किया कि इसने स्पेसिफिक साइट्स को पहचाना, ठीक है, और इन स्पेसिफिक साइट्स को पहचान के इसने उन डीएनए सेगमेंट्स को काट दिया। तो यहाँ पे जो टारगेट डीएनए था उस टारगेट डीएनए को फॉरेन जीन में ट्रांसफर कर दिया या इसका मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो ये वांछित गुणों युक्त डीएनए था जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विशिष्ट स्थलों से पहचान के काट देता है। तो किससे, फॉरेन जीन या टारगेट जीन प्राप्त हो गई, और ये है वो वेक्टर जिसे भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया था। फिर क्या करते हैं, ये है वो, अब क्या करेंगे, ये जो सेगमेंट्स हैं इन्हें T4 लाइगेज एंजाइम से उपचारित करेंगे, और जब इनको उपचारित करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ऐसी। ये कौन सा वेक्टर हो गया, वेक्टर विद rDNA, ठीक है। अब क्या होगा, इस वेक्टर को बैक्टीरियल प्लाज्मिड, और ये है होस्ट, और होस्ट कौन सा था, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो इस वेक्टर की यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या होता है, ये जो इसकी मल्टीपल कॉपीज बनी, इन मल्टीपल कॉपीज को देखो, जब T4 लाइगेज एंजाइम से ट्रीट करते हैं तो ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब इन्हें कल्चर मीडिया पे संवर्धित करवाते हैं जिससे इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती है। इन मल्टीपल कॉपीज को होस्ट के साथ क्या करवाया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे CaCl2 की उपस्थिति में, कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में हीट शॉक देते हैं। जब हीट शॉक देंगे तो मैंने बताया था कि बैक्टीरियल वॉल पोरस हो जाती है, छिद्रित हो जाती है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं, और ये जो वेक्टर है ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये देखो, ये वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल होती है। ये ट्रांसफॉर्म सेल, ये इसका खुद का बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, और ये इसका वेक्टर विद cDNA, ठीक है। ये इसमें ट्रांसफ़र हो गया होस्ट सेल में। अब क्या करेंगे, इनका कल्चर कर लिया जाता है, और जब इन बैक्टीरिया का कल्चर करवाते हैं तो इनकी मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त होती है, और इन मल्टीपल कॉपीज़ से आगे cDNA लाइब्रेरी का निर्माण होता है। जब बैक्टीरियल डीएनए अपने बैक्टीरियल प्लाज्मिड अपना गुणन करेगा, उसी टाइम वेक्टर भी, अब इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता होती है तो वेक्टर भी अपना रेप्लिकेशन करेगा, और वेक्टर में उपस्थित वो फॉरेन जीन भी अपना रेप्लिकेशन करेगी, और इससे rDNA बनता है। और देखो, इसकी जब मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती है तो इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उनका पहले तो उनका सिलेक्शन होता है, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उनको काट के अलग कर लिया जाता है, और उसकी cDNA लाइब्रेरी बनाई जाती है, और ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह ये कंप्लीट प्रोसेस rDNA टेक्नोलॉजी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगी। थैंक यू।